नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। यूपी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास विषय की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 1 है। एक टेस्ट सीरीज मैंने शुरुआत में लाया हुआ था, उसे डेमो टेस्ट सीरीज ही मानिए। अब शुरुआत कर रहा हूं, आज से यह पहली टेस्ट सीरीज है। उसके पहले एक टेस्ट सीरीज आई हुई थी, उसे डेमो टेस्ट सीरीज के रूप में मानिए। आज असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास विषय का टेस्ट सीरीज 1 है, मतलब जिनका विषय है, जो लोग यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, विषय इतिहास है। विशेष रूप से यूपी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर को टारगेट करके यह सीरीज दे रहा हूं। तो जिनका विषय इतिहास है वह लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिया हुआ है, आप हमारे कोर्स को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। यूपी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1499 रुपये का कोर्स है इतिहास विषय के लिए। हालांकि मैं डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री से हूं, इसीलिए मैं इतिहास विषय सब्जेक्ट को पूरी तरह से कवर करूंगा और लगभग 2800 से 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज दूंगा। सिर्फ और सिर्फ व्याख्या के माध्यम से टेस्ट सीरीज दूंगा। सिर्फ और टेस्ट सीरीज जो दूंगा सिर्फ वीडियो फॉर्मेट में ही नहीं दूंगा, बल्कि उसका आपको पीडीएफ भी उपलब्ध कराऊंगा। बहुत सारे कंप्यूटराइज नोट्स, बहुत सारे हैंड रिटेन नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जो लोग यूपी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर या अन्य सहगामी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और विषय इतिहास है, वह लोग इस कोर्स को ले सकते हैं। 1499 रुपये का कोर्स है। आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर सकते हैं। और एक बात और बता दूं, अगर आपने पीसीएस पाठशाला को 100% फॉलो कर लिया है तो मैं पूरे अच्छे तरीके से बता दूं कि 100% आपके रिजल्ट आएंगे। मतलब अपने सब्जेक्ट में आप पूरी तरह से झंडा फहराएंगे ही फहराएंगे, यह ध्यान रखिएगा। अब मैं बात कर दूं पेपर 1 के लिए, तो यूपी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, कंप्लीट कोर्स है। 999 रुपये का कोर्स ये भी है। आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज यह पहली वीडियो है और जो भी सीरीज मिल रही है, जो भी प्रश्न मिल रहे हैं, बहुत ही रामबाण है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसे नजरअंदाज बिल्कुल मत करिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है वो कौन सा है? देखिए, हमारे द्वारा जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आप लोगों के लिए। बहुत सारी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न होंगे और आने की अपार संभावनाएं होंगी। वह प्रश्न आप लोगों को पीसीएस पाठशाला प्रोवाइड कराता है, तो इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम पर लगभग 2300 से 2400 मेंबर्स हैं, आप भी जुड़ जाइएगा टेलीग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। 2800 से 2000 ईसा पूर्व, 2500 से 1750 ईसा पूर्व, 3500 से 1800 ईसा पूर्व और निश्चित नहीं हो सका है। तो आप लोग को बता दें, सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो है वह 2350 से 1750 है। तो 2350 तो नहीं है, लेकिन 2500 ईसा पूर्व है। तो यही आपका निकटवर्ती है, इसलिए मानिए 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 तक। तो विकल्प बी जो होगा आपका सही होगा। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। देखिए, व्याख्या जो है, इस टेस्ट सीरीज की जान तो व्याख्या ही है। व्याख्या के माध्यम से बहुत सारे प्रश्न आपके क्लियर हो जाते हैं। तो देखिए, रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक सर्वमान्यता तिथि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। यह सर्वाधिक मान्यता प्राप्त अवधि है। थोड़ा सा इसे चेंज कर लेता हूँ। हाँ, सिंधु घाटी को क्या कहा जाता है? प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है, अथवा काश युग के रूप में जाना जा सकता है। प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है और काश युग के रूप में जाना जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या हुआ था, बहुत सारे औजार बने थे, आभूषण बने थे, बर्तन आदि बने थे, वह कांसे के बनाए गए थे। और कांसा मतलब तांबा और टीन मिलाकर कांसा बनाया जाने लगा था, इसीलिए इस काल को क्या कहते हैं? काश युग काल भी कहा जाता है। इस सभ्यता के जो निवासी थे वह कौन से थे? इस सभ्यता के निवासियों के बारे में बहुत सारा मतभेद है, लेकिन सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो है कि कौन से निवासी थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, तो वह द्रविड़ थे और भूमध्य सागरी थे। द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी, ज्यादा विद्वानों ने यही माना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी थे। प्रश्न 2 देखिएगा। अब देखिए, यही प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके कितने सारे तथ्य क्लियर हो रहे हैं, बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। और मैं पूरी तरह से बता दूं, दावे और यकीन के साथ बता दूं, छाती ठोक कर टंकी की चोट पर सुई की नोक पर बता दूं कि अगर आपने पीसीएस पाठशाला को 100% फॉलो किया है तो 100%
बेहतरीन परिणाम आप लोग को देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। और ये जो भी प्रश्न होगा यूपीएचएससी की दृष्टि से भी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की दृष्टि से या किसी भी राज्य के असिस्टेंट प्रोफेसर की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। हालांकि अभी यूपी और एमपी का आया हुआ है, इसलिए मैं यूपी और एमपी का नाम ले रहा हूँ, लेकिन अगर अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं आएंगी असिस्टेंट प्रोफेसर की और विषय इतिहास होगा तो सबकी दृष्टि से यह प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे आप लोग के लिए। प्रश्न 2 देखिएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं है? समकालीन नहीं है ये पूछ रहा है, किस सभ्यता के समकालीन नहीं है? तो मिस्र की सभ्यता के समकालीन है, बिल्कुल है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार होता था मिस्र के साथ और मेसोपोटामिया के साथ भी व्यापार होता था। चीन की सभ्यता भी सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन है, ठीक है। ग्रीक की सभ्यता नहीं है, तो विकल्प डी जो होगा ग्रीक की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन नहीं है, जबकि मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन की सभ्यताएं हैं। व्याख्या में बहुत कुछ क्लियर होगा आप लोग का। तो देखिए, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रीट की समकालीन थी, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भाग जो है मिस्र, मेसोपोटामिया और क्रीट की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत था। तो देखिए, जितना क्षेत्रफल मिस्र का था, मिस्र की सभ्यता का था, जितना क्षेत्रफल मेसोपोटामिया की सभ्यता का था, जितना जो क्षेत्रफल जो आदि चीन की सभ्यता का था, यह क्रीट लिखा हुआ है, तो जितना क्षेत्रफल था उन सभी का क्षेत्रफल मिलाकर भी भारत की जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा था, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर तो पुरानी पुस्तकों में दिया हुआ है, लेकिन बहुत बड़े बड़े क्षेत्र अभी भी खोजे जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। तो यह बात आप जान लीजिए, 20 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल पर सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। तो यह जो मिस्र की सभ्यता थी या मेसोपोटामिया की सभ्यता थी या क्रीट की सभ्यता जो थी, ये छोटी सभ्यता थी, या इनका क्षेत्रफल, इनकी कम क्षेत्रफल में विस्तार था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता बहुत बड़े क्षेत्रफल पर फैली हुई थी। समकालीन विश्व की कोई अन्य सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से विस्तृत नहीं थी, ठीक है। इसके सभी स्थलों से प्राप्त तत्वों में न केवल समता है, वर्ण एक रूपता भी है, ठीक है, समानता पर आधारित यह सभ्यता थी। देखिए, सुमेरिया की सभ्यता, सुमेरिया या मेसोपोटामिया बात वही है। तो सुमेरिया में सिंधु जैसी सभ्यता की बर्तन, मोहरें और चूल्हे मिले हैं। तो इसे क्या अनुमान लगता है बताइए? सिंधु घाटी सभ्यता के जैसे बर्तन मिले हुए हैं, मोहर मिले हुए हैं, चूल्हे मिले हुए हैं, कहाँ? मेसोपोटामिया में। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता के मध्य व्यापार, वाणिज्य या बाकी रिलेशन आदि थे, ठीक है। मिस्र में और देखिए, सिर्फ मेसोपोटामिया में ही सिंधु घाटी सभ्यता के बर्तन, मोहर आदि नहीं मिले हैं, जबकि मिस्र में भी मिले हुए हैं। तो मिस्र में क्या मिला हुआ है? आभूषण मिला हुआ है, श्रृंगार प्रसाधन मिला हुआ है, ठीक है, कई सारे श्रृंगार प्रसाधन आदि मिस्र में भी मिले हुए हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के हैं। अब देखिए, यहाँ पर क्रीट लिखा है, चीन मान लीजिए, चीन सभ्यता में प्राप्त चित्र भी सिंधु घाटी सभ्यता के क्या हैं? समान हैं। इन प्रमाणों से स्पष्ट क्या होता है बताइए? कोई चीज अगर दूसरे देश में, किसी दूसरे देश में पाई जाती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ संबंध है, वहां पर आवागमन चल रहा है, उन देशों के मध्य व्यापारिक, वाणिज्यिक या सांस्कृतिक, धार्मिक आदि संबंध हैं तो हैं, ठीक है। सिंधु सभ्यता को सुमेरिया सभ्यता, मिस्र और क्रीट सभ्यताओं से के साथ क्या थे? व्यापारिक संबंध थे, ठीक है। प्रश्न 3 देखिएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? तो देखिए, सबसे पहली बात आप देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक विस्तृत थी, मतलब कि यह जितने भी जगह दिए गए हैं, ये जितने भी जगह दिए गए हैं, इसमें कौन कौन सी जगहों पर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पाए गए हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, सब देख लीजिए। तो सबसे यहाँ देखिए, पंजाब में पाए गए हैं, राजस्थान में पाए गए हैं, गुजरात में पाए गए हैं, उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं, हरियाणा में पाए गए हैं, सिंध और बलूचिस्तान में भी क्या है? पाए गए हैं। जबकि यहाँ पर पंजाब में पाया गया है, राजस्थान में पाया गया है, गुजरात में पाया गया है, उड़ीसा आदि, बंगाल आदि में कम पाया गया है या पाया ही नहीं गया, उड़ीसा में पाया ही नहीं गया है। और फिर यहाँ पर उड़ीसा दिया हुआ है, यहाँ पर दिल्ली में बहुत कुछ कम पाया गया है। तो ये सबसे अच्छा सुटेबल आपका उत्तर रहेगा विकल्प डी, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल डास नदी के किनारे सुतकांगेडोर है। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पश्चिमी किनारा है वो क्या है? पश्चिमी किनारा क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता जो है, यह देखिए 20 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैली है। तो यह मान लीजिए उत्तर में क्या है? उत्तर में मांडा से लेकर, उत्तर में मांडा मतलब जम्मू कश्मीर के अखनूर तहसील में एक क्षेत्र है मांडा, ठीक है, वहां से लेकर दक्षिण में कहाँ तक? दाइमाबाद तक, ठीक है। और
पूरब में आलमगीरपुर मेरठ से लेकर, और पश्चिम क्या, सूतकांगेडोर दास नदी के तट। इतना क्षेत्रफल पर सिंधु घाटी सभ्यता फैला हुआ था। तो यही पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल कौन सा था? दास नदी के किनारे स्थित सूतकांगेडोर। और ये सूतकांगेडोर कहाँ था? बलूचिस्तान में था। अब पूर्वी पुरास्थल कौन था? हिंडन नदी के किनारे क्या, आलमगीरपुर। ये आलमगीरपुर कहाँ था? उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास था। ठीक है। उत्तरी पुरास्थल, अब उत्तरी पुरास्थल क्या है? चिनाव नदी के किनारे क्या, अखनूर के निकट क्या, मांडा। ठीक है। अब ये मांडा किस नदी के तट पर था? चिनाव नदी के किनारे था, जम्मू कश्मीर में है। और दक्षिणी पुरास्थल कौन सा था? दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी के पास क्या था? दाइमाबाद लिखा है, दाइमाबाद था। ठीक है। अब ये दाइमाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला में दाइमाबाद पड़ता है। तो ये देखिए, यह सब लोकेशन भी ध्यान रखिएगा आप लोग। उत्तर में मांडा जरूर सब लोग जानते हैं, लेकिन मांडा किस नदी के किनारे है? तो चिनाव नदी किनारे है। मांडा किस तहसील में है? अखनूर तहसील में है, जम्मू कश्मीर में। अब ये जो दाइमाबाद है, ये किस नदी किनारे है? गोदावरी नदी किनारे है। दाइमाबाद वर्तमान में कहाँ है? महाराष्ट्र में, अहमदनगर जिला में। तो यह सब चीजें भी ध्यान में रखनी होगी आपको। ठीक है। अब देखिए, सिंधु सभ्यता या सैंधो सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। यह ध्यान रखना होगा कि सिंधु सभ्यता क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। सैंधो सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी जाती है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग बहुत सारे नगर पाए गए हैं। अभी भी सबसे ज्यादा जो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर खोजे गए हैं, यह हमारे देश के गुजरात राज्य में सबसे ज्यादा नगर खोजे गए हैं, सिंधु सभ्यता के स्थल खोजे गए हैं। लेकिन सिंधु सभ्यता के जितने भी नगर हैं वह उनमें 6 ऐसे महानगर पाए गए हैं। 6 ऐसे नगर की संख्या पाई गई है। 6 ऐसे बड़े नगर कौन से हैं? सबसे पहले तो मोहनजोदड़ो है, फिर हड़प्पा है, फिर गढ़वारी वाला है, फिर क्या है, धौलावीरा है, फिर राखीगढ़ी है, फिर कालीबंगन है। ठीक है। ये कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में है। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। गढ़वारी वाला कहाँ है? यह भी हरियाणा में है। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब में है। और मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध में है। ठीक है। अब आगे देखिएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं? गुजरात में खोजे गए हैं। अभी मैं बोला हूँ, और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में आता है कि किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक पुरास्थल खोजे गए हैं? तो गुजरात में खोजे गए हैं। आगे देखिएगा, लोथल एवं सुरकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। ठीक है। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन कौन से हैं? एक आपका लोथल है और एक आपका सुरकोटदा है। ठीक है। जुटे हुए खेत कहाँ पाए गए हैं? जुटे हुए खेत पाए गए हैं कालीबंगा में। कालीबंगा में जुटे हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं और नक्काशीदार ईंटें मिले हैं। मतलब ऐसे पकी हुई ईंटें मिली हैं जिस पर नक्काशी किया गया है। यहाँ पर कभी कभी लिखा रहता है नक्काशीदार ईंटें कहाँ से मिली हैं? तो कालीबंगा से मिली हैं। कभी कभी लिखा रहेगा अलंकृत ईंट, तो अलंकृत ईंट कहिए या फिर नक्काशीदार ईंट कहिए, तो दोनों कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से ही मिले हैं। दोनों का मतलब बात वही है, नक्काशीदार कहिए या फिर अलंकृत ईंट कहिए, या कालीबंगा से मिली हुई है। यह भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 4 देखिएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? घोड़े के अवशेष कहाँ पाए गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता में? बताइए, घोड़े के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? सुरकोटदा से, बड़ावली से, मांडा से, या राखीगढ़ी से? कहाँ से पाए गए हैं? सुरकोटदा से। ठीक है। तो विकल्प ए जो होगा वह क्या होगा? सही होगा। अब इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पी स्थल है। यहाँ से क्या है? यहाँ से घोड़े की अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, परंतु सामान्यतः हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है। ये बातें हैं। ठीक है। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में यह कहा जाता है कि घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है। तो देखिए, कभी कभी होता है पुरानी पुस्तकों में यह लिखा हुआ है। अब प्रश्न आ जाता है परीक्षाओं में कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? घोड़ा से। ऐसे कर घोड़ा आ जाएगा तो आप लिखेंगे नहीं नहीं, हाँ घोड़े से परिचित नहीं थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो जिस समय यह पुरानी पुस्तकों में लिखा हुआ था उस समय खोज नहीं हुई थी कि लोग परिचित थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे, बिल्कुल परिचित थे। इसीलिए तो सुरकोटदा में क्या पाए गए हैं? यह घोड़े के अस्थि अवशेष पाए गए हैं। ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिएगा, आमरी से क्या मिला है? सिंध में एक जगह है आमरी, यह भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। क्या मिला है? यहाँ पर 12 सिंघा के साक्ष्य मिले हुए हैं। आगे देखिएगा, रोपड़ से क्या मिला है? यह पाकिस्तान के पंजाब में एक क्षेत्र है रोपड़। रोपड़ से क्या मिला है? जो सतलज नदी के किनारे है रोपड़। ठीक है। यहाँ से क्या मिला है? यहाँ पर रोपड़ के कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। कुत्ते को दफनाया गया है, किसके साथ? मनुष्य के साथ। ठीक है।
ये भी इंपॉर्टेंट है। अब सुरकोटदा से, वही सुरकोटदा जहां से घोड़े की अस्थि पंजर मिले हुए हैं, वही उसी सुरकोटदा से क्या मिला हुआ है, एंटीमनी की छड़ प्राप्त हुई है। एंटीमनी एक धातु है जिसकी छड़ प्राप्त हुई है, ठीक है। अब सुरकोटदा जो है कहाँ है, गुजरात के किस जिला में है, गुजरात के कच्छ जिला में है सुरकोटदा। और इसकी खोज कब हुई थी, 1964 में हुई थी। किसने किया था इसकी खोज, 1964 में जगपति जोशी ने। यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न 5 देखिएगा। प्रश्न 5, सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। क्या यह राजस्थान में है, या फिर ये गुजरात में है, या मध्य प्रदेश में है, या उत्तर प्रदेश में है। बताइए किस राज्य में है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा। तो मैं बोला हूँ सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालीबंगा है यह कहाँ है, राजस्थान में है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन व ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के बहुत दिलचस्प एवं महत्वपूर्ण अवशेष क्या हैं, प्राप्त हुए हैं, ठीक है। कालीबंगा एक छोटा नगर था, यहाँ एक दुर्ग भी मिला हुआ है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप लोग कि कालीबंगा कहाँ है, कालीबंगा राजस्थान के किस जगह पे है, हनुमानगढ़ जिले में है, ठीक है। यह एक प्राचीन व ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा एक छोटा नगर है, यहाँ क्या मिला है, एक दुर्ग मिला है। प्राचीन सिद्धति एवं सरस्वती नदी घाटी, वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र सिंधु सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की। यह बस इतना, यह बस जानना है, बहुत कंफ्यूज कर रहा है यहाँ पर। यह बात आप जान लें कि जो कालीबंगा है किस नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा है। और कालीबंगा जो है घग्गर नदी किनारे, घग्गर का जो वैदिक नाम है वो क्या है, प्राचीन नाम क्या है, दृश्यदती, ठीक है। ये आपका घग्गर का प्राचीन नाम है। जिस तरह से ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है, बिपाशा नाम है। चिनाव नदी का वैदिक नाम क्या है, अश्विनी नाम है, ठीक है, ऐसे करके। कालीबंगा जो है 4000 ईसा पूर्व से अधिक प्राचीन मानी जाती है। मतलब यह प्रश्न आता है परीक्षाओं में कि प्राक सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ से पाए जाते हैं, मतलब प्राचीन सिंधु सभ्यता के स्थल कहाँ से, अवशेष कहाँ से पाए गए हैं, तो कालीबंगा से पाए गए हैं। देखिए जो पहली खोज हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता की, जो पहली खोज हुई थी वो हड़प्पा में हुई थी, इसीलिए तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक अलग नाम हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो पहले अवशेष खोजे गए थे दयाराम साहनी के द्वारा वो हड़प्पा में खोजे गए थे, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्राचीन अवशेष पाए गए हैं, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जब फलना फूलना शुरू हुई तो कालीबंगा से ही शुरू हुई। कालीबंगा से ही सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्राचीन अवशेष पाए गए हैं। इसीलिए परीक्षाओं में आता है कि प्राक सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ से पाए गए हैं, तो कालीबंगा से पाए गए हैं, ठीक है। सर्वप्रथम 1952 में, देखिए अब कालीबंगा की खोज किसने किया था, कालीबंगा की खोज कब हुई थी, 1952 में हुई थी। 1952 में इसकी खोज हुई थी। इसकी खोज करने वाले कौन थे, अमलानंद घोष थे। अमलानंद घोष ने इसकी खोज किया था, लेकिन बस खोज किया था, लेकिन उसके बाद उत्खनन किसने करवाया, तो बीके थापर और बीबी लाल, बीके थापर और बीबी लाल ने 1961 में इसकी क्या किया, उत्खनन कार्य करवाया। तो देखिए दोनों बातें ध्यान रखिएगा, खोज किसने किया और उत्खनन किसने करवाया। प्रश्न 6 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया जाता है, तो सीलखड़ी का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं में किया जाता है, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। हड़प्पा काल की मुहरें जो होती है क्या होती हैं, वर्गाकार होती हैं और सीलखड़ी की बनी होती हैं। हड़प्पा काल की जो मुहर है, सबसे ज्यादा मुहर जो है वर्गाकार है, ठीक है, और यह किसकी बनी हुई है, सीलखड़ी की बनी हुई है, ठीक है। और सर्वाधिक मुहर जो है उस पर किसका अंकन है, एक श्रृंगी पशु, मतलब एक सिंह वाले पशु का अंकन है। अब मोहनजोदड़ो में एक कांच से निर्मित नर्तकी की मूर्ति भी मिली है, एक ऐसी नर्तकी की मूर्ति मिली है जो कांसे की बनी हुई है, यह भी इंपॉर्टेंट है आपका। सिंधु प्रदेश में भारी संख्या में आग से पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिसे क्या बोलते हैं, टेराकोटा बोलते हैं। प्रश्न 7 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है, किस युग की है, तो कांस्य युग की है, आप जानते हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए। सिंधु सभ्यता को उसकी लिपि के न पढ़े जा सकने के कारण इसे क्या बोला जाता है, आद्य ऐतिहासिक। मतलब सिंधु घाटी, देखिए जहां पर लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है उसे प्राग ऐतिहासिक काल बोलेंगे, ठीक है।
अब जहां पर लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, लेकिन लिखित साक्ष्य के बाद भी उस साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा पा रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? आद्य ऐतिहासिक काल। तो सिंधु घाटी को उसकी नींव के न पढ़े जा सकने के कारण इसे क्या बोलते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। तृतीय काल की ताम्र पाषाणिक सभ्यता और रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर 2500 ईसा पूर्व में विद्यमान मानी जाती है। यह मानी जाती है कि इसकी सभ्यता की तिथि क्या है? किंतु यह सभ्यता अपने उत्कृष्ट काल पर कब थी? 2350 से 1750, तो यह बताया गया है। ठीक है, मतलब रेडियो कार्बन पद्धति के द्वारा इस सभ्यता का जो वर्तमान समय था, जो जब यह सभ्यता फली फूली थी, वह 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक था। मतलब जब सभ्यता यह उत्कृष्ट काल पे थी, उस समय का था। अब शुरुआती प्रारंभिक काल या उसके पतन का काल की बात नहीं की जा रही है। वह समय जब सिंधु घाटी सभ्यता अपनी उत्कृष्ट अवस्था पे थी, तो 2350 से 1750 ईसा पूर्व। प्रश्न 8 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था, पशुपालन था, शिकार था या कृषि था? तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या था? कृषि था, कृषि। ठीक है, अब इस सभ्यता में किसानों और व्यापारियों का प्रभुत्व था। किसानों और व्यापारियों का पूरा प्रभुत्व था सिंधु घाटी सभ्यता में। इसीलिए तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापारी संबंध जो था, मेसोपोटामिया से था, ग्रीस से था, मिस्र की सभ्यता से था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में अनेक फसल की खेती होती थी। फसल लिखा है, फसल की खेती होती थी, जिसमें किसका? गेहूं और जौ की खेती विशेष रूप से होती थी। ठीक है, चावल का प्रयोग हड़प्पा काल में सीमित मात्रा में होता है। अब चावल का प्रयोग हड़प्पा काल में क्या होता था? सीमित मात्रा में होता था। लेकिन चावल की खेती कहाँ की जाती थी? धान की खेती कहाँ की जाती थी? रंगपुर से और लोथल से। ये जो रंगपुर और लोथल जो दो जगह है जहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं, ये रंगपुर और लोथल कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात में है, जहाँ पर धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा वासी जो थे मेसोपोटामिया में क्या करते थे? व्यापार करते थे। मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे, मिस्र की सभ्यता के साथ व्यापार किया करते थे। देखिए, अब सिंधु घाटी सभ्यता में चांदी का भी प्रयोग होता था। चांदी का प्रयोग भारत में पहली बार कब कहाँ हुआ था? हड़प्पा वासियों द्वारा किया गया था। क्योंकि हरियाणा में एक जगह है कुड़ाल। कुड़ाल हरियाणा में एक जगह है कुड़ाल, जहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ पर चांदी की मुकुट प्राप्त हुई है। चांदी की मुकुट प्राप्त हुई है कुड़ाल से। ठीक है, कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पा वासियों द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, और चेस यानी शतरंज की शुरुआत भी यह माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में ही शतरंज की भी शुरुआत हुई थी। कपास को यूनानी लोग क्या कहते थे? सिंडन। सिंडन कहते थे। अब कपास को यूनानी लोग सिंडन क्यों कहते थे? क्योंकि यूनानियों को जो कपास मिलता था सिंधु घाटी सभ्यता को मिलता था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का एक नाम उन्होंने सिंडन रख लिया था। ठीक है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से कपास आता था, इसीलिए इसे सिंडन कहा करते थे कपास को यूनानी लोग। ठीक है, प्रश्न 9 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे? ग्रामीण थे, शहरी थे, या वावर थे, या खानाबदोश थे? तो आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे? शहरी थे। ठीक है, देख लीजिए, क्या थे? हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। भारत का प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता द्वारा शुरू किया गया। अच्छा, भारत का जो पहला नगरीकरण किया गया था वह हड़प्पा सभ्यता द्वारा शुरू किया गया था। पहली नगरी क्रांति कौन सी थी? वह हड़प्पा सभ्यता थी। दूसरी नगरी क्रांति कौन सी थी? महाजनपद काल। तो देख लीजिए, भारत में द्वितीय शहरीकरण या द्वितीय नगरीकरण क्रांति कब थी? जब गंगा नदी के मध्य गंगा के मैदान में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में द्वितीय नगरीकरण की क्रांति हुई थी। जब क्या हुआ था? महाजनपद काल का प्रारंभ हुआ था। 600 ईसा पूर्व में महाजनपद का काल प्रारंभ हुआ था गंगा के मैदान में, जब चंपा, राजगीर, श्रावस्ती, काशी, साकेत, कौशाम्बी जैसे नगरों उत्पन्न हुए थे। अरे 16 महाजनपद बने थे, तो 16 महाजनपद के मध्य चंपा, राजगीर, श्रावस्ती, काशी, साकेत और कौशाम्बी 6 नगर भी थे। तो पहला नगरीकरण कब हुआ था भारत में? सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान। द्वितीय नगरीकरण की क्रांति कब हुई थी? ये कब हुआ था? महाजनपद काल में। और तृतीय नगरीकरण अगर पूछा जाए तो सल्तनत काल माना जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, यायावर यानी खानाबदोश व्यवस्था मानव के प्रारंभिक काल को क्या है? दर्शाता है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? शहरी सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। ये भी ध्यान रखिएगा। शहर होने के लिए प्रथम शर्त खेती में अतिरिक्त उपज होना अनिवार्य है। ठीक है,
शहर उसे क्या कहेंगे, किसे शहर कहा जाता है, जहां 75% लोग क्या हैं, मानव जनसंख्या और गैर कृषि कार्य में संलग्न हों। जब किसी सब क्षेत्र में 75% ऐसे लोग हों जो खेती ना करते हों, कुछ और कार्य करते हों, तब उसे शहर माना जाता है। ठीक है। हड़प्पा वासी क्या करते थे, अर्थव्यवस्था, कृषि अर्ध अधिशेष, पशुपालन या उन्नत शिल्प, हस्तशिल्प या समृद्ध आंतरिक एवं बाह्य व्यापार पर आधारित था। ठीक है। प्रश्न 10 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न। बहुत ही लंबा ये वीडियो हो जा रहा है, क्योंकि देखिए प्रश्न कम है, सिर्फ 10 ही प्रश्न हैं, लेकिन 10 प्रश्न जो है सारे भी तो बोधगम्यता के साथ हैं। ये 10 प्रश्न 25, 30, 50 प्रश्न के बराबर है, ध्यान रखिएगा आप इसे। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, ईंट से, बांस से, पत्थर से या लकड़ी से। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, ईंट से, पकी हुई ईंट से बनाए जाते थे। व्याख्या देख लीजिएगा, सिंधु घाटी के घर क्या थे, मुख्यतः ईंट से बनाए जाते थे। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में लकड़ी का भी प्रयोग किया जाता था, लेकिन मुख्य रूप से किससे बनाए जाते थे, पकी हुई ईंट से बनाए जाते थे, लेकिन क्या है, लकड़ी का भी प्रयोग लोग कर लेते थे। ईंट धूप में सुखाया गया और आग के द्वारा पकाया गया ईंट प्रयोग किया जाता था। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर बनाए जाते थे, जो सभा भवन बनाए जाते थे, जो भी बनाया जाता था, पकी हुई ईंट से बनाया जाता था। और इन ईंटों को कैसे तैयार किया जाता था, धूप में इसे सुखाया जाता था या फिर आग में पकाकर इस ईंटों को तैयार किया जाता था। ठीक है। ईंटों का अनुपात क्या था, ईंटों का अनुपात, यह ध्यान रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। ईंटों का जो अनुपात था 4 संबंधित 2 संबंधित 1 के अनुपात में था। मतलब 4 मान लीजिए, सपोज दैट, जैसे ही हम मान लीजिए यह 4 यूनिट हो गया, 4 यूनिट लंबा था, फिर 2 यूनिट चौड़ा था, फिर 1 यूनिट क्या था, ऊंचा था, ऐसे करके। ईंट का प्रयोग अनेक प्रकार से ईंटों का प्रयोग होता था, आप जानते हैं। अलंकृत ईंट का साक्ष्य कहाँ से मिला है, भैया बोला हूँ, नक्काशीदार अलंकृत ईंट का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा किस नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा किस राज्य में है, राजस्थान में है। कालीबंगा वही नगर है जहाँ से प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा किस राज्य के किस जिले में है, तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। देखिए इतना सब कुछ क्लियर हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पूर्वी सीमा है वो क्या है, मेरठ के हिंडन नदी तट पर स्थित आलमगीरपुर। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पूर्वी सीमा है वह उत्तर प्रदेश के मेरठ के आलमगीरपुर है। ठीक है। और आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा। धन्यवाद आप लोग को।